हे गाइस, तो आज का एपिसोड शुरू होता है जू मोयू और शेंदाई के डिवोर्स पेपर साइन होने के बाद। पेपर साइन करके शेंदाई वापस अपने कमरे में लौट आया था और रात भर वहीं खिड़की के पास ही बैठा रहा। अंधेरे से लेकर सवेरे की पहली रोशनी तक वहीं से पूरा फ्रंट कोर्टयार्ड दिख रहा था, जहां से हर सुबह और शाम वो जू मोयू की गाड़ी को गुजरते देखता था। पहले जब वो यहाँ इस विला में आया था, हर रात काम करते हुए भी उस इंजन की आवाज सुनने का इंतजार करता था। जैसे ही कार रुकती, वो कर्टन्स के बीच से हल्की सी जगह बनाता और चुपके से जू मोयू को देख लेता। बस एक झलक ही तो चाहिए होती थी उसे, और वही एक झलक उसे खुशी दे देती थी। कितनी बार सोचा था, बस इतना ही काफी है, बस इतना कि हर साल एक बार दूर से ही देख लूं उसे। पर कब उसकी ये छोटी सी चाहत लालच बन गई। जू मोयू ने कहा था, उस दिन जब तुमने मेरा वीचैट मांगा था ना, मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में क्या है। उस वक्त भी शेंदाई के दिल में जू मोयू के लिए चाहत थी, पर कंट्रोल भी था। बस थोड़ा सा पास ही आने का मन था, लेकिन हद में रहकर। काश सब वहीं रुक जाता ना। सीक्रेट क्रश, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, मैनेजेबल था। पर उसके बाद वो दूरी कम होती गई और दिल और गहरा डूबता गया, जैसे कोई ब्रेक फेल्ड कार हो जो स्पीड में जा रही हो और तुम्हें पता है कि बस एक धक्का चाहिए और सब टूट जाएगा। और वही हुआ, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, क्रैश। उसे अब भी यकीन नहीं होता, क्या ये सब कुछ एक रात में बदल गया? क्या सच में जू मोयू ऐसा कोल्ड हार्टेड बन सकता है? और मैंने अपने आप को इतनी बेइज्जती और तकलीफ में कैसे डाल दिया? उसने नीचे देखा, अपने फ्लैट स्टमक पर हाथ रखा, बहुत ही सॉफ्टली। बाहर से तो कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर से जैसे एक नई जिंदगी की हल्की सी रोशनी महसूस हो रही हो। अजीब सा एहसास था, मैजिकल। क्या मैं सच में किसी और जिंदगी को जन्म दे सकता हूँ? उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में देखा था शेनकिन का वो पेनफुल एक्सपीरियंस, एक इललेजिटिमेट चाइल्ड होने का। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ये रिपीट करेगा, एक अनवांटेड चाइल्ड, कभी नहीं। पर ये तो और भी बुरा था। वो बच्चा जिसका कभी सपना देखा था, वो सिर्फ फेरामोन के हार्मोनल रश का नतीजा निकला। जब उसने वो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन किया ना, हर एक सिग्नेचर एक चाकू बन गया, दिल के अंदर चुभने वाला। जू मोयू की वो ठंडी बेरहम आंखें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, एक जानवर की तरह, वाइल्ड, क्रूएल, इम्पेशेंट। बस एक चीज नहीं थी उनमें, मोहब्बत। और सबसे ज्यादा बेवकूफी की बात, शेंदाई अभी भी एक उम्मीद का धागा पकड़ के बैठा था। सोचता था बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो है, बस क्लियर हो जाएगा सब तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो सकता है। पर जू मोयू ने तो क्लियरली कह दिया था ना, सच इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि एक लोली ओमेगा एक टॉप अल्फा के मार्क के लायक नहीं है और ना ही उसके बच्चे का हकदार है। इनोसेंट होने का क्या फायदा जब रिजल्ट पहले से ही डिसाइड हो चुका है। अगली सुबह डिवोर्स एग्रीमेंट साइन होगा और प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट। यू बायू में सही था, शेंदाई ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया। आखिर उसने एक टॉप अल्फा का दिल जीतने की सोची भी कैसे? सिर्फ थोड़ी सी पिटी मिल गई, थोड़ी सी काइंडनेस, और उसने सोच लिया कि जू मोयू उसे चाहता है। वो रुत में कहीं बातें, क्या वो कमिटमेंट थी? वो ही पागल था। नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने बस किसी गलत इंसान से मोहब्बत कर ली थी। तो ये सजा क्यों? इतनी बड़ी सजा किस हक से दी जा रही थी उसे? अब ये सब खत्म करना ही होगा। शुरुआत से उसका प्लान क्या था? कॉन्ट्रेज मैरिज, पैसे मिलेंगे और कर्ज चुक जाएगा। अगर जू मोयू ना होता तो सब प्लान के हिसाब से ही होता। न फीलिंग्स आती, ना ये प्रेगनेंसी होती, ना ये हार्ट ब्रेक ही होता। अब बस वही करना होगा। मैरिज खत्म, प्रेगनेंसी खत्म, जिंदगी ऑन ट्रैक। उसकी दादी की सर्जरी हो गई, रिकवरी भी हो रही है।
वो काफ़ी है। और जो इमोशंस थे वो तो सब बेकार थे, इमेजिनरी, वर्थलेस, बस खत्म कर देना चाहिए सब। लेकिन वो बच्चा, वो तो एग्जिस्ट करता है ना, रियल है वो। शेंदाई ने अचानक अपने पेट पर प्रेशर डाला, इतना कि खुद तकलीफ महसूस करने लगा। क्या वो चाइल्ड और क्लियरली महसूस करना चाहता था, या फिर चाहता था कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए? ये जू मोयू और उसका बच्चा था। दिल दर्द से भर गया, स्टमक में भी पेन था, पर आंसू नहीं आए और ना ही उससे नफरत महसूस हुई। पूरी रात भर वो टूट गया था, अंदर से बिखरा था। सब कुछ सोच डाला, पास्ट, फ्यूचर, इमोशंस, लॉजिक, और अब बस एक डिसीजन लेना बाकी था जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो और फाइनल हो। उसने शनकिन की तरह नहीं बनना था, वो वही गलती नहीं दोहराएगा। और लॉयर चेन, उसे भी पता था कि अगर टाइम मिला तो शेंदाई का मन बदल सकता है। इसीलिए उसका अगला दिन का शेड्यूल बहुत टाइट बनाया गया था, कोल्ड, कैलकुलेटेड और इनएस्केपेबल। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। सुबह सुबह सब कुछ खत्म होने वाला था। पहले डिवोर्स, फिर हॉस्पिटल। आज फैंटम सिडान नहीं, बल्कि एक सिंपल MVP पिकअप करने आई थी। ओल्ड वू नहीं, लॉयर चेन ने खुद ही अरेंजमेंट पहले से ही कर लिया था। शुरू से एंड तक सब कुछ कोल्ड, प्लान्ड, कैलकुलेटेड। शेंदाई चुपचाप जू मोयू की बगल में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से विंडो की तरफ था, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गया हो। पर असल में वो सिर्फ जू मोयू के बॉनी वुड फेरामॉन्स में डूबा हुआ था। वही फैमिलियर सेंट, वही एडिक्शन जो इतना पास होता है उतना ज्यादा कंट्रोल छीन लेता है। उसे डर था कि अगर बस एक बार उसने मुड़ के देख लिया तो वो फिर गिर पड़ेगा, रोक नहीं पाएगा खुद को, और शायद हाथ जोड़ के कह भी बैठे, प्लीज मुझे इस तरह मत छोड़ो। पर नहीं, शेंदाई जानता था जो पाना मुश्किल हो उसके पीछे भागना बेकार है, और कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बदले भीख नहीं मांगेगा वो। जू मोयू भी बार बार उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन शेंदाई ने उसे सिर्फ एक नजर भी नहीं दी। बस उसे एक पतली सी गर्दन ही दिख रही थी, और उस नेब पे वो फेरामोन ब्लॉकिंग पैच दिख रहा था, जिसके नीचे 2 छोटी पिंक बाइट मार्क्स थे, जू मोयू के मार्क के निशान। एक पल के लिए जू मोयू का मन हुआ कि उस पैच को फाड़ दे, उस मार्क को फिर से देखे, उस एहसास को दोबारा महसूस करे। इतने दिनों से वो इतने क्लोज नहीं आया था शेंदाई के, और अब इस बंद कार के अंदर उसके नोज में सिर्फ एक ही सेंट था, एपिफिलियम का। उसका ओमेगा ब्लूम कर रहा था, और ये सेंट सिर्फ उसके लिए था, सिर्फ उसके लिए। ये मेरा ओमेगा है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक। और जैसे ही उसने ये सोचा, वो अर्ज, वो खिंचाव वापस जाग गया। और उस अर्ज से ही तो जू मोयू हमेशा डरते आया था ना। तभी स्क्रीच, कार रुक गई। लॉयर शेन ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, प्रेसिडेंट जू, मिस्टर शेन, लेट्स गेट डाउन, सब रेडी है, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। शेंदाई ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोला, नीचे उतर गया। तीनों एक प्राइवेट ऑफिस में गए। लॉयर चेन ने अपना ब्रीफकेस से 2 रेड बुकलेट्स निकाली और उन्हें क्लर्क के सामने रख दिया। बुकलेट्स देख के एकदम से शेंदाई की सांस रुक गई। उसकी आंखों ने सिर्फ एक चीज देखी, 2 मैरिज सर्टिफिकेट्स, वो एक लौता कनेक्शन जिसने उसे जू मोयू से जोड़ रखा था, अब वो भी छिनने वाला था। क्लर्क ने सर्टिफिकेट्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर शेंदाई ने एकदम से आगे बढ़ के दोनों सर्टिफिकेट्स पकड़ लिए। रूम में सब स्टन रह गए। उसने धीरे से बुकलेट खोला और वो फोटो देखी, जिसमें एक फेस रिजर्व था, दूसरा सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा था। कैसा कपल था ये, ना कोई वार्मथ, ना लव, ना एक्साइटमेंट। और अब उस फोटो को देखते हुए एक ही थॉट उसके दिमाग में घूम रहा था, ये तो सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ही थी जिसे सिर्फ मैं ही सच मान बैठा था।
जू मोयू भी उस फोटो को देख रहा था, उनकी शादी की फोटो। उसे भी चेस्ट में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। वो दिन याद आया जब सब कुछ बस एक फॉर्मेलिटी ही था। जल्दी आया, जल्दी गया। एक मीटिंग जो उसे अटेंड करनी थी, और उस शादी में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग थी, नजरें। उसने अपनी वाइफ की आंखों में देखा भी नहीं था, और बाद में उसी इंसान ने उसके सारे रूल्स तोड़ दिए। उसके पास रुकने का ऑप्शन था, पर उसने कभी रुकना चाहा ही नहीं। शेंदाई ने क्वाइटली सर्टिफिकेट बंद किया और उसी तरह टेबल पर रख दिया जैसे थे। फिर पूरे प्रोसीजर के दौरान सिर्फ सवालों के जवाब दिए और कुछ नहीं। उसे डर था कि अगर उसकी आवाज थोड़ी भी हिल गई तो उसके अंदर के सारे जख्म बाहर आ जाएंगे। रेड बुकलेट अंदर गई और अब रेड बुकलेट बाहर आई। शादी का सर्टिफिकेट अब डिवोर्स का बन चुका था। हर सिग्नेचर के साथ जू मोयू उस रिश्ते को खत्म कर रहा था, जैसे सब कुछ वॉश कर देना चाहता हो, एक बार में क्लीन ब्रेक। और तब शेंदाई ने पहली बार उस दिन जू मोयू की तरफ देखा, सीधा देखा, लाल आंखों से, बट नो टीयर्स, नो इमोशंस, नथिंग। पेन, अब दर्द नहीं होता, सब कुछ नम हो गया था। जू मोयू एक पल के लिए स्टिफ हो गया। उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए। नकल्स की आवाज आई, जैसे बोन्स क्रैक कर गए हो प्रेशर में। सब बाहर आए, कार में बैठे। कार फिर से चली। अगला स्टॉप हॉस्पिटल। लेकिन जैसे ही इंजन घूमा, शेंदाई के अंदर कुछ टूट गया। डर, बहुत ज्यादा डर। तभी उसे फाइनली समझ आया वो क्या करने जा रहा है। वो अपने ही बच्चे को मारने जा रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से गीले हो रहे थे। उसकी सीट पे बैठना भी मुश्किल हो रहा था। जू मोयू ने भी तुरंत फील किया, फेरामोन्स के जरिए उसका घबराहट से भरा हुआ मूड, उसका दुख, उसकी एंजाइटी कंटेजियस बन चुकी थी। सॉफ्टली जू मोयू ने पूछा, क्या हुआ? शेंदाई ने सर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। बस वो सहन कर रहा था, पूरा बोझ अपने कंधों पे लेके चुपचाप। जू मोयू ने उसका पेल फेस देखा, उसकी ट्रेम्बलिंग बैक देखी, और उसका वो वीक सा पोस्चर भी देखा, और उसका खुद का चेहरा और ज्यादा ग्लूमी हो गया। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ चेयर में पीछे लीन किया और खुद को फोर्स किया, डोंट लुक, डोंट फील, डोंट रिएक्ट। लॉयर चेन ने पलट के एक नजर जू मोयू को देखा और सर हिला के सिग्नल दिया, इग्नोर करिए, अभी कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मत छेड़ना। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर। हॉस्पिटल आ गया था। जू मोयू ने बोला, तुम दोनों उतर जाओ पहले। लॉयर चेन और ओल्ड वू ने डोर्स खोले, निकल गए। जू मोयू ने अपनी शीट का स्लीव थोड़ा पीछे किया, घड़ी देखी और एक गेस्चर में मूड रीसेट किया। फिर वो बोला, यू डोंट हैव टू फील रॉन्ग्ड। मैं तुम्हारे नाम पे 10 मिलियन का ट्रस्ट फंड बना चुका हूँ। अगर तुम चुप रहो और कोई गलती ना करो तो हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम भी कर सकते हो जब वक्त सही हो। मैं तुम्हें वो सारे बेनिफिट्स दूंगा जो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में मैंने प्रॉमिस किए थे। ये मेरी तरफ से वो काइंडनेस है जो मैं दे सकता हूँ उस वक्त के लिए जब तुम मेरे साथ थे। ये सुनकर शेंदाई ने कुछ नहीं बोला, बस अंदर से सब कुछ खत्म हो रहा था। और जू मोयू, शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो जितना उसे दे रहा है उससे ज्यादा उसने ले लिया था। एक जिंदगी, एक रिश्ता, एक बचपन का ख्वाब। शेंदाई ने अपने एक उंगली को दूसरी उंगली से पकड़ा और धीरे धीरे ट्विस्ट करने लगा, तब तक जब तक उसे दर्द ना होने लगा। पर छोड़ा नहीं, नहीं छोड़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई थी, लेकिन उसके लफ्ज बिल्कुल क्लियर थे। बोला, मुझे ट्रांसफर लेना है। जू मोयू ने उसे पलट के देखा। क्या कहा तुमने? मुझे ट्रांसफर चाहिए, गांसू। शेंदाई कोई इम्पल्सिव इंसान नहीं था। ऐसे बड़े डिसीजंस वो बिना सोचे कभी नहीं लेता।
पर ये बात उसने रात भर सोच के डिसाइड की थी। वो अपना रिसर्च का काम छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा प्रोफेसर ल्यू ने कहा था, लोग हर जगह बातें कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, वो ज़ू मोयू के इतने पास रह के काम नहीं कर सकता था। एक नया शहर, एक नया स्टार्ट, शायद वही उसके बचाव का रास्ता था। ज़ू मोयू ने उसकी पूरी बात समझ ली और एकदम से उसके दिमाग में गुस्सा ही चढ़ गया। शादी तोड़ी भी नहीं थी प्रॉपरली और ये बंदा ऑलरेडी भागने की प्लानिंग कर रहा था। चाइल्ड टर्मिनेट करो, ट्रांसफर ले लो, न्यू लाइफ शुरू कर लो, इतनी जल्दी? उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक कोल्ड सा लफ्ज निकाला, फाइन। शेंदाई ने बिना कुछ और बोले कार का दरवाजा खोला और उतर गया। कोई गुड बाय नहीं, कोई टर्निंग बैक नहीं। ज़ू मोयू का स्टेयर अब भी फिक्स था शेंदाई के बैक पे। उसका स्लिम सा फिगर बिना पलटे सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया और तभी ज़ू मोयू की आंखों के ऊपर वो रेड साइन बोर्ड चमका, हॉस्पिटल, बड़े रेड कैपिटल लेटर्स में लिखा। और उस मोमेंट पे ज़ू मोयू को एक तीखा अनफेमिलियर सा दर्द फील हुआ, छाती में कहीं अंदर। उसने कार का हैंडल टाइटली पकड़ लिया। एक सेकंड के लिए लगा कि वो भाग के उसके पीछे चला जाए और फिर खुद से बोला, नहीं, ये सब सिर्फ मार्क का इफेक्ट है। अगर ये मार्क हट गया तो सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके मूड स्विंग्स, उसका गिल्ट, उसका पॉजिटिवनेस सब मार्क की वजह से है, राइट? और बिना मार्क के वो फिर से वही लॉजिकल अल्फा बन जाएगा। ड्राइवर ओल्ड वू ने रियर व्यू मिरर से ज़ू मोयू को देखा और जो एक्सप्रेशन उसने देखा उसे थोड़ा डर ही लग गया। पेल स्किन और आंखों में वो रेज। पूछना चाहता था कि सर अब कहाँ चलें, पर आवाज तक नहीं निकली उसकी। कार के अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि लगता था कोई सांस भी ले तो टूट ही जाए। काफी देर तक साइलेंस ऐसी ही चली। फिर ज़ू मोयू ने बस 2 लफ्ज बोले, कंपनी चलो। कट टू शेंदाई। वो हॉस्पिटल के ऑफिस में बैठा था, ब्लैंक एक्सप्रेशन, जीरो इमोशंस के साथ। सामने डॉक्टर और लॉयर चेन थे। दोनों एक प्रोफेशनल टैग टीम बना के बोल रहे थे। उसे प्रोसीजर समझाया जा रहा था। मार्क रिमूवल सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है, सेफ है। प्रेगनेंसी अभी अर्ली स्टेज पे है, सो अबॉर्शन में साइड इफेक्ट्स कम ही होंगे। थोड़ा रेस्ट करोगे तो शाम तक घर भी जा सकते हो। पर शेंदाई कहीं और ही देख रहा था। ह्यूमन एटॉमी के डायग्राम पर उसकी नजर फिक्स थी, पर आंखों में कोई रिएक्शन नहीं। डॉक्टर और लॉयर चेन ने एक दूसरे को देखा और लॉयर चेन ने कंसर्न फॉर्म आगे बढ़ा दिया। बोला, मिस्टर शेन, यहाँ साइन कर दीजिए। माइनर सर्जरी है, रिकवरी भी फास्ट होगी। सब बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ। शेंदाई ने फॉर्म ले लिया और पेन भी, पर उस फॉर्म के छोटे छोटे वर्ड्स पे नजर पड़ते ही उसके हाथ रुक गए। ये सिग्नेचर सिर्फ एक पेपर पे इंक का साइन नहीं था, ये था एक माँ को खुद की मर्जी से मिटा देना। ये था एक नई रियलिटी एक्सेप्ट करना। वही मर्जी जिसके बारे में ज़ू मोयू ने कहा था कि मैं तुमसे ये सब खुद से करवा लूंगा। और आयरनी ये थी कि अब वो सच में सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रहा था। जो चीज किसी और की थी, जो गलत तरीके से मिली थी, वो कभी खुशी नहीं दे सकती। शेंदाई के लिए ज़ू मोयू का प्यार एक सपना था और अब वही सपना एक श्राप बन चुका था। अब उसे न चाहने की हिम्मत चाहिए थी और मार खटाना वो उस नाइटमेयर से जागने का रास्ता था। पेन उसके हाथ में था, लेकिन लिप हवा में लटका हुआ था। बस सिग्नेचर एक लाइन ही थी उसके पूरे फ्यूचर के बीच, पर हाथ में जान ही नहीं थी। तभी पेपर पर एक छोटी सी पानी की बूंद टपकी, फिर एक और। उसकी आंखों से गिरते आंसू इंक के वर्ड्स को स्मच करने लगे। सब ब्लरी हो गया, जैसे उसका डिसीजन भी। क्या वो वाकई अपना बच्चा मारना चाहता है? शेंदाई ने आर्ग्यू किया, वो बच्चा नहीं है, सिर्फ एम्ब्रियो है, उंगली के नाखून जितना छोटा। लेकिन अंदर से एक आवाज चिल्लाई, पर वो बड़े होकर एक इंसान बनेगा, तेरा खून होगा उसमें।
जो तुझे बिना शर्त प्यार करेगा। और सबसे बड़ा सच, वही एक जिंदा सबूत था कि तुम और जू मोयू कभी जुड़ गए थे। शेंदाई का सर झुका हुआ था, चेहरा आंसुओं से भीग गया था। लॉयर चेन और डॉक्टर एक कोने में खड़े थे, चुपचाप, स्टिफ। क्या बोलते, क्या करते? और तब उसने वो सिग्नेचर कर ही दिया। हाथ कांप रहा था, पर मसल मेमोरी ने काम कर दिया। पेन और पेपर को एक तरफ फेंक दिया और दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। और फिर रुके बिना उसके आंसू बहने लगे। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन, और सब कुछ अंदर से टूट गया। ये हार्ट ब्रेक नहीं था, ये था फ्रेट का क्रॉस रोड पे खड़े एक आदमी का ब्रेकडाउन, जिसने जानबूझकर वो रास्ता चुना जहां सिर्फ दर्द ही था, सिर्फ अंधेरा था। वो समझ नहीं पाया, जू मोयू को हेट करे उसके कोल्ड दिल के लिए, या खुद को हेट करे कि वो इतना कोल्ड क्यों नहीं बन सका। वो बच्चा रखना चाह रहा था, क्या प्यार में, या सिर्फ फेरामोन के इफेक्ट में? क्या सच में उसे अपनी लीगेसी चाहिए थी, या बस कोई एक रिश्ता चाहिए था जो जू मोयू से कभी टूट ना सके? हाँ, वो शेनकिन का रास्ता रिपीट नहीं कर सकता था। अकल कह रही थी रुक जा, ये बर्बादी है, लेकिन दिल कह रहा था कोई भी कुछ भी कर ले, मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। मिस्टर शेन, लॉयर चेन ने सॉफ्टली एक टिश्यू दिया, बोला प्लीज डोंट बी टू सैड। पर शेंदाई ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाया हुआ था, और तब उसने काम और स्टडी वॉइस में बोलने की कोशिश की। मार्क मैं हटवा लूंगा, लेकिन बच्चा रखना चाहता हूँ। रूम में एकदम साइलेंस छा गया। डॉक्टर और लॉयर एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। लॉयर चेन ने फाइनली बोला, मिस्टर शेन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो, पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आई होप यू स्टे रैशनल। शेंदाई ने अपने आंसू हटाए। चेहरा लाल हो गया था रब करते करते, लेकिन आंखों में अब कोई गिल्ट या वीकनेस नहीं थी। सिर्फ एक बात थी, मैं बच्चा रखूंगा। मैं पैसा नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, बस बच्चा रहने दो। मार्क हटा दो, लेकिन बच्चा रहने दो। डॉक्टर ने हेल्पलेसली कहा, मिस्टर शेन, मार्क रिमूव होने के बाद बच्चा रह ही नहीं सकता। शेंदाई का चेहरा एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर बोला, फिर बच्चा होने दो पहले। लॉयर चेन ने अपना बिजनेस मोड वापस पहना, कोल्ड, डिटैच, प्रोफेशनल। बोला, दैट्स इम्पॉसिबल मिस्टर शेन। और फिर अपना क्लासिक लॉयर स्पीक चालू कर दिया। बोला, हम आपकी मर्जी के बिना आपके हेल्थ के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करते हो तो आउटकम आपके फेवर में नहीं होगा। मतलब वो एक सॉफ्ट थ्रेट था। शेंदाई ने उस लॉयर की आंखों में सीधा देखा। आंखें लाल थी, लेकिन गेज थी स्टील की तरह। बोला, आप मुझे धमकी दे रहे हो? लॉयर ने स्माइल किया, वो वाली फेक वाली, पोलाइट वाली। फिर बोला, नहीं मिस्टर शेन, मैं सिर्फ आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। मार्क हटाओ, पैसे लो, नई लाइफ शुरू करो। सिंपल, ना ऑब्लिगेशन, ना ड्रामा, ना चाइल्ड कस्टडी, सिर्फ एक क्लीन स्लेट। यही आपकी खुशी है। शेंदाई ने उसकी आंखों में देखा और सॉफ्ट बट फर्म टोन में बोला, आप डिसाइड नहीं करेंगे मेरी खुशी क्या है। रूम में हवा टाइट हो गई। लॉयर चेन ने वॉच देखी। टाइम देखना नहीं, पेशेंस एडजस्ट करना था। डॉक्टर ने भी फेस टर्न किया। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर विजिबल था। लॉयर चेन कुछ कहना चाह रहा था, तभी शेंदाई का वॉइस आया, कोल्ड लेकिन कमांड भरा। बोला, यू डोंट कॉल द शॉट्स। जू मोयो को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। फॉर ए मोमेंट लॉयर चेन हिल गया। एक मोमेंट के लिए शेंदाई कमजोर ओमेगा नहीं लग रहा था, वो एक इंसान लग रहा था जो खुद के लिए स्टैंड ले रहा है। और लॉयर के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो क्लियर कर गया, गेम अब चेंज हो चुका है। लॉयर चेन थोड़ी देर के लिए बाहर गया। फोन पे कुछ बात हो रही थी। लौट कर आया तो चेहरा पूरा टेंस था, क्लियरली टाटा गया था उसे। उसने एक गाड़ी अरेंज की शेंदाई को वापस जू रेसिडेंस भेजने के लिए। शेंदाई पूरी राइड भर साइलेंट रहा,
खुद से एक ही बात वो रिपीट करता रहा। क्या मैंने सच में ये सब कह दिया? पर जितना ज्यादा सोचता गया उतनी ही क्लियर एक बात होती गई कि मेरा बच्चा है, मैं इसे चाहता हूं। उसे मार्क की परवाह नहीं थी, उसे कॉन्सिक्वेंसेस की भी परवाह नहीं थी। सिर्फ एक छोटी सी फीलिंग थी जो अभी फॉर्म भी नहीं हुई थी, लेकिन उसे प्यार होने लगा था। मैं शैनकिन नहीं हूं, मैं उस जैसे डिसीजंस नहीं लूंगा और मेरी स्टोरी उसकी जैसे एंड भी नहीं होगी। तभी जू मोयू आया और साथ में उसकी वो गुस्से भरी फैमिलियर इबोनी वुड वाली फेरामोन की सेंट भी। शेंदाई का पूरा बॉडी हिल गया। जू मोयू की बातें उसे याद थी, ऑन योर ओन अकॉर्ड। और वैसे तो उसने अभी तक कुछ फोर्स नहीं किया, लेकिन बस फेरामोन सप्रेस करने से ही शेंदाई टूट सकता था। पर इस बार उसने अपने आप से बोला, डरना नहीं, सिर्फ डर से तो मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना। जू मोयू बैठ गया, लेग्स क्रॉस्ड, कूल एक्सप्रेशन, अल्फा ऑन मैक्स। बोला, वैसे कम लगे क्या? उसकी आवाज शार्प थी, एक आइसी ब्लेड जैसी। शेंदाई ने गहरी सांस ली, अपना पोस्चर सीधा रखा, अल्फा की आंखों में आंखें डाल के बोला, फर्स्ट, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हमारे एसेट्स डिवाइड हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते अब। सेकेंड, हम ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं, ये बच्चा मेरा है और जब तक पैटर्निटी टेस्ट नहीं होता तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, मैं मार्क तब हटवाऊंगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर उससे पहले फोर्स किया गया तो मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। जू मोयू थोड़ा हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ कंटेम्प्ट था। बोला, बहुत चालू समझ रहे हो क्या तुम खुद को? उसका पेशेंस सब क्रैक हो रहा था। बोला, सोच रहे हो मार्क लेके मुझे थ्रेटन कर लोगे? मैं अल्फा हूं, तुम ओमेगा हो, मुझे चैलेंज मत करो। उसके लिए एक ओमेगा का ऐसा बोलना एक घिनौनी गुस्ताखी थी। शेंदाई ने थोड़ा हाथ अपने स्टमक पे रखा, वॉइस थोड़ा सा शेक हो रहा था, लेकिन बात सीधी थी। बोला, मैं तुम्हें थ्रेटन नहीं कर रहा, पर तुम मेरे बच्चे को मार नहीं सकते। जू मोयू के स्टेप स्लो हुए। हमारा बच्चा, वो वर्ड्स उसके दिल के किसी कोने को छू गए। पर वो जू मोयू था, सॉफ्ट होने का लग्जरी उसके पास नहीं था। वो उठकर शेंदाई की तरफ गया। शेंदाई के कंधे श्रिंक हो गए। हर स्टेप के साथ लग रहा था कि वो भाग जाए, पर वो नहीं भागा। वो डर रहा था, उसकी औकात से, उसके जेनेटिक्स से, उसकी हाइट से, उसके कंट्रोल से। लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ा रहा। जू मोयू रुक गया, शेंदाई के बिल्कुल सामने। उसकी आंखों के सामने था एक ओमेगा जो थोड़ा थोड़ा कांप रहा था, पेल स्किन, वीक एक्सप्रेशन, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में था वो एक अनजाना सा डिटर्मिनेशन। जू मोयू ने आवाज नीचे लाई, एक लिटिल टू सॉफ्ट और लिटिल टू फेक। बोला, बी गुड, ऐसे बेकार काम मत करो। शेंदाई ने होठों को जोर से काटा, इतना कि ब्लड का टेस्ट आ गया, पर पेन ने उसका रिजॉल्व और सॉलिड कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। बोला, उस वक्त तुम्हारे फादर ने भी तुम्हारी माँ को ऐसे ही फोर्स किया था। जू मोयू की आंखों के प्यूपिल्स टाइटन हो गईं। एक सेकंड में एटमॉस्फेयर ठंडा पड़ गया। तुम मेरी माँ के बराबर भी नहीं हो, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वो मेरे फादर की राइटफुल वाइफ थी, टॉप टायर ओमेगा। जू फैमिली में शादी करके उसने एक लाइफ ऑफ ग्लोरी जीती और मुझे पैदा करना उनका मिशन था। शेंदाई की आवाज अब धीमी थी, बट उसके शब्दों का वजन बहुत हैवी था। बोला, तुम्हें पता भी है कितना दर्द होता है जब एक माँ को अपने ही बच्चे को मारना पड़ता है? जू मोयू का जवाब कोल्ड लॉजिक में लपेटा गया था। वो बोला, अकम्प्लिश्ड फैक्ट्स को ही एग्जिस्टेंस मिलता है, कॉज और इफेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आउटकम ही डिसाइड करता है कि कॉज वैलिड था या नहीं। वो बच्चा कभी होना ही नहीं चाहिए था। अगर होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। फिर भी उसकी कोल्ड स्टेयर के साथ
सबसे जेंटल वॉइस में उसने सबसे जालिम बात बोली, अदाई, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, जब तक तुम ओबीडियंट रहोगे मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। मैं जल्दी एंगेज होने वाला हूँ। ये शादी मेरे करियर के कुछ बड़े इश्यूज को सॉल्व करेगी। तुम मेरा मार्क नहीं रख सकते और मैं एक नाजायज बच्चा नहीं रख सकता। तो बी ओबीडियंट और मेरे लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। शैनदाई उसे देखता रहा, ब्लरी आईज से, ब्लैंकली। हर सेकंड के साथ उसकी आंखों में वो जो परफेक्ट अल्फा का इल्यूजन था वो एक एक करके क्रैश हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको वो एडमायर करता है, जिसे वो अपना गॉड सेंड सवियर समझता था, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का एक फैब्रिकेटेड वर्जन था। असली ज़ुमोयू एक सुंदर मास्क के अंदर छुपा हुआ एक कोल्ड बिजनेसमैन था, जिसे सिर्फ प्रॉफिट, लॉस, पावर, कंट्रोल और स्ट्रैटेजी ही सूझती है। उसके लिए सब लोग एक चेस बोर्ड के मोहरे ही थे। कब किसको सैक्रिफाइस करना है, कब किसको पुश करना है, कब कैंसिल करना है और कब किसी को यूजलेस समझ के हटा देना है, ये सब डिसाइड करने वाला वो खुद था। शैनदाई के होठ थोड़े से हिल गए, आवाज रुकी हुई थी। उसने पूछा, तुम ऐसे क्यों हो? जैसे हर एक आंसू के साथ उसका पूरा भरोसा अपने पूरे प्यार से भी निकल रहा हो। अगर उसने ज़ुमोयू का ये असली चेहरा पहले देख लिया होता तो क्या वो कभी उससे प्यार कर पाता? उसकी आंखों का नोट तो टीयर से धुल चुका था, एक मिरर की तरह साफ हो चुका था और उस मिरर में सिर्फ एक चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी, ज़ुमोयू की गंदी सेल्फिश सोच। ज़ुमोयू का दिल एक सेकंड के लिए कांप गया। ये वही आंखें थी जिसमें हमेशा उसके लिए एडमायरेशन होती थी, लेकिन अब सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, सिर्फ डिस्गस्ट। और जब भी ज़ुमोयू को प्रेशर फील होता, उसकी इंस्टिंक्ट होती थी अटैक बैक। उसने शैनदाई का जॉ पकड़ा टाइट, बोला, मैंने सब कुछ क्लियरली बोल दिया है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, ओबीडियंट बनोगे या नहीं? शैनदाई की आंखों से फिर से आंसू गिर गए, लेकिन उसकी आवाज में था एक नया वजन। बोला, मैं अपना बच्चा रखना चाहता हूँ। एम्फेसिस क्लियर था, मेरा बच्चा, ना तुम्हारा ना हमारा, सिर्फ मेरा। ज़ुमोयू का पेशेंस अब फिर से क्रैक होने लगा। बोला, तुम ड्रामा कर रहे हो और कुछ मांगना है तो बोल दो, लेकिन मेरी टॉलरेंस की भी लिमिट है। शैनदाई फिर भी खड़ा रहा, टूटा हुआ लेकिन स्टिल स्टैंडिंग। मैं अपना बच्चा रखना चाहता हूँ। ज़ुमोयू की आंखों में रूथलेसनेस चमक उठी। बोला, शैनदाई, मेरी लिमिट टेस्ट मत करो। और फिर हुआ वो जो सबसे गंदा था। शैनदाई के पैर सडनली लूज हो गए, जैसे पूरी दुनिया ने उसके नीचे से जमीन खींच ली हो। उसका बॉडी फ्लोर पे गिर पड़ा, हार्ड। एक इनविजिबल सा वेट उसके ऊपर गिरा, जैसे उसके अंदर के ऑर्गन्स तक फ्रीज हो गए हो। उसके हर जॉइंट में क्रॉलिंग सी फीलिंग महसूस हो रही थी, जैसे छोटी छोटी सुइयां चुभ रही हो। एंड्स, नीडल्स, इचिंग, डिजीनेस। पेन नहीं था, लेकिन डिस्कम्फर्ट था। इतना इंटेंस था कि वो चिल्ला भी नहीं पाया। चेहरा वाइट, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में टॉर्चर। ज़ुमोयू ने उस पर फेरामोन सप्रेशन यूज किया था, और सबसे गंदा पार्ट, वो फुली होश में था। ये पहली बार नहीं था। पहली बात तो रुत के दौरान हुआ था, अनइंटेंशनल था, तब भी पेनफुल था, लेकिन उसमें कोई नीयत खराब नहीं थी। पर इस बार दिस वॉज डेलिबरेट, दिस वॉज पनिशमेंट, दिस वॉज पावर। एक अल्फा के फेरामोन्स के सामने मार्क्ड ओमेगा का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, चाहे वो ओमेगा सबसे नीचे हो। उसका फेरामोन ओमेगा के लिए पॉइजन बन जाता है, और अगर वो अल्फा टॉप लेवल हो जैसे ज़ुमोयू, तो ओमेगा की मजे की तो कोई वैल्यू ही नहीं बनती। और सबसे सैड बात, ये सब करने के बावजूद वो उसे डिसिप्लिन कहकर बस जस्टिफाई कर देते हैं। शैनदाई फ्लोर पे कर्ल होके बैठा था, चेहरा पूरी तरह से आंसुओं में भीग चुका था। दर्द का ऐसा सिलसिला कि अब सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। और उसके सामने खड़ा था वो अल्फा जिसने उसे मार्क किया था, जिस पर उसने भरोसा किया था।
जिसने अब उसी पर फेरामोन सप्रेशन यूज किया था, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपना ही बच्चा न रखे। मेंटल प्रेशर से ज्यादा ये मोमेंट था उसके लिए असली हेल। स्टोमक को पकड़ के वीक हाथों से जू मोयू के पैंट लेग को खींचते हुए उसने बस एक ही लफ्ज कहा, प्लीज मोयू। ये तस्वीर थी एक फ्रेल शैटर्ड शेंदाई की, वो भी जू मोयू का नाम लेते हुए। वो सीधा जू मोयू के दिल पे जा लगी। एक सेकंड के लिए उसका दिल भी दर्द से भर गया, पर फिर उसने अपने फेरामोन्स वापस ले लिए और देखा शेंदाई कोलैप्स हो गया था। और फिर वो खुद को रोक नहीं पाया, नी फोल्ड करके नीचे बैठा और शेंदाई को अपनी लैप में उठा लिया। पहली बार नहीं था ये, काउंटलेस टाइम्स वो ऐसा कर चुका था। फिर वही एफिलियम की वो हल्की खुशबू जब उसके नोज तक आई, जू मोयू का दिल फिर से कांप गया। वो इस इंसान के लिए अब भी तरस रहा था, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था क्या ये लॉन्गिंग प्यार थी या उसकी सिर्फ हक जताने की आदत। शेंदाई जू मोयू की गोद में तो था, लेकिन उसका बॉडी डेड वेट बन चुका था। वो एम्ब्रेस जो कभी उसका सेफेस्ट प्लेस होता था, आज एक हंटर के हक जैसा लग रहा था, जहां नेक्स्ट मोमेंट में वो कभी भी शिकार बन सकता था। जू मोयू ने सॉफ्टली उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बोला था ना, मेरी लिमिट टेस्ट मत करो, ये बस एक छोटी सी पनिशमेंट थी। मुझे वो ओमेगास पसंद हैं जो वेल बिहेव्ड होते हैं, तुम ये पहले से जानते हो ना। और फिर उसने आगे कहा, मैं छोटी उम्र से डिसीजंस लेने और सैक्रिफाइस करने की आदत डाल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता तुम समझो, तुम समझ भी नहीं सकते। ओमेगास इमोशन से डिसीजन लेते हैं। तुम तो स्मार्ट हो, लेकिन गलती पर गलती कर रहे हो। लेकिन मैं अब तुम्हें पहले के लिए ब्लेम नहीं करता। अगर तुम अब से ओबीडियंट बन जाओ, मैं तुम्हें बेस्ट मटेरियल लाइफ दूंगा, करियर में भी सपोर्ट करूंगा, और अगर फ्यूचर में बच्चा चाहिए होगा मैं दूंगा, पर अभी नहीं। डोंट गो टू गांसू। जू मोयू की आवाज़ अब और सॉफ्ट थी। यही रहो, मैं तुम्हारे लिए कंपनी के पास एक फ्लैट अरेंज करता हूँ, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। शेंदाई चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। उसका दिल पहले ही 1000 कट्स ले चुका था, अब और स्टैब करने की जगह ही नहीं थी। उसने बस सॉफ्टली कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस बन जाऊं? तुम शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे किसी और से, और मैं साइड में छुपा हुआ एक मिस्ट्रेस बन के रहूं, वो भी बिना हक के, बिना रोशनी के। जू मोयू बिल्कुल काम था। बोला, अदाई, तुम्हारे पास कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारे फेरामोन ग्रेड्स भी लो हैं। अगर तुम थोड़ी सी फैंटेसी छोड़ दो, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो, तो मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा अच्छा बिहेव करूंगा। और अगर तुम फ्यूचर में मेरा बच्चा पैदा करते हो, चाहे बॉय हो या गर्ल, चाहे उसका फेरामोन ग्रेड कुछ भी हो, मैं तुम दोनों को सबसे अच्छी लाइफ दूंगा। मैं कभी किसी ओमेगा को ये प्रॉमिस नहीं किया, मुझ पे ट्रस्ट रखो। शेंदाई के लिए सब कुछ एक बैड ड्रीम की तरह लग रहा था। वो सच जानता था, जू मोयू झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके हर सच में सिर्फ बेइज्जती, बेईमान मोहब्बत और सेल्फ इंटरेस्ट ही था। उसका अल्फा, वो इंसान जिसे उसने दिल से चाहा, आज उसे फेवर दे रहा था, एक मिस्ट्रेस बनने का। शेंदाई ने धीरे धीरे अपने आप को उठाया, अपना पूरा वेट उसको यूज करते हुए जू मोयू को पुश किया। वो लड़खड़ाया, आईज रेड, पर आंसू एक भी नहीं, सब कुछ सूख चुका था। बोला, अगर तुम मुझे बच्चा दे सकते हो तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम किसी और से शादी कर रहे हो? जू मोयू जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहा हो बोला, हाँ, और मैं उसे मार्क नहीं करने वाला, लेकिन पार्टनरशिप में सिंसियरिटी तो होनी चाहिए। बिजनेस, शादी भी उसके लिए एक डील ही थी, और प्यार, वो कॉन्सेप्ट तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। शेंदाई ने उससे पूछा, वो एक टॉप ओमेगा है, प्रोमिनेंट फैमिली से, तुम्हारी मदद कर सकता है? करेक्ट, यू बाय वे? जू मोयू ने तुरंत बोला, ऑफ कोर्स नॉट।
और फिर शेंदाई ने वो क्वेश्चन पूछा जो हर ब्रोकन हार्ट कभी ना कभी पूछता ही है, डू यू लाइक हिम? जू मोयो का पेशेंस अब हिलने लगा था। उसने इरिटेट होकर बोला, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कभी किसी को पसंद नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी एक सेकेंड के लिए उसका फोकस शेंदाई पर गया। पतली सी बॉडी, खाली आंखें, कपड़ों से ज्यादा इमोशंस ट्रांसपेरेंट, और फिर जैसे कुछ कहना चाहता हो पर खुद से डर गया हो, बोला, ये भी सही नहीं है, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम किसी और जैसे नहीं हो। पर शेंदाई, जो कब से ये वर्ड सुनने का इंतजार कर रहा था, उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ये लाइक वो लाइक नहीं था जो उसने चाहा था, ना वो जिसे कोई इंसान समझ सके। शेंदाई चुप रहा। नो शॉक, नो रिलीफ, बस एक हॉलो सी लाफ निकली। बोला, तुम गलत हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते। जू मोयो की आंखें थोड़ी सी नैरोड हुई, पर उन आंखों में वो सच नहीं दिखा जो शेंदाई के दिल में लिखा था। जो प्यार करता है वो डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं करता, वो माँ हटाने को नहीं कहता, वो बच्चा गिराने के लिए भी नहीं दबाता, वो शादी किसी और से नहीं करता, और जिस इंसान से प्यार करे उसको मिस्ट्रेस बना के नहीं रखता। जू मोयो ने अपना टोन सॉफन किया। बोला, अदाई, ड्रामा मत करो, सब सेटल करते हैं, सब वापस वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। शेंदाई उसे सिर्फ देखता रहा। उन आंखों में इतनी क्लियरिटी थी, इतनी डिटैच थी कि जू मोयो तक अंदर से हिल गया। जू मोयो खड़ा हुआ, बोला, मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूँ, ठंडे दिमाग से सोच लो। और जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला, पर पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आई, जू मोयो। उसके स्टेप्स फ्रीज हो गए, दिल को किसी ने जोर से पकड़ लिया हो जैसे। उसने रुक के पलट के देखा। शेंदाई की आंखों ने उसका चेहरा स्कैन किया, जिसे याद में बसाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आखिरी बार क्लियरली देखना चाहता हो। और उसने कहा, तुम वो इंसान हो जिसमें फीलिंग्स ही नहीं है। जू मोयो ने उसे एक डिसमिसिव सा लुक दिया, न कंफर्म किया ना ही डिनाई, बस बोला, अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं। कोल्ड, क्लिनिकल, कैलकुलेटेड। अगले 3 दिनों तक के लिए शेंदाई का मोबाइल ले लिया गया था, लैपटॉप का इंटरनेट भी डिसेबल कर दिया गया था। रीजन, ताकि वे कोई इरैशनल स्टेप ना ले पाए। नो वे टू लीव, नो वे टू रीच एनीवन। बस एक खामोशी थी, और हर सेकेंड एक टॉर्चर जैसा लगता था। जू मोयो की हर बात, हर एक्शन शेंदाई के दिमाग में इको कर रही थी। हेट्रेड स्लो पॉइजन की तरह अंदर फैलता जा रहा था। कभी कभी तो उसे खुद पर ही डाउट होने लगता। वो मार्क जो उसके ग्लैंड पे लगा था, वो ही अब उसका बिगेस्ट प्रिजन बन गया था। उसका दिमाग डिनायल और डिसबिलीफ के बीच झूलता रहा। जिसने मुझे अंधेरों से निकाला, क्या वही मुझे दोबारा उस अंधेरे में धकेल रहा है? लेकिन वो कितने भी एक्सक्यूजेस सोच ले, एक बात वो खुद से नहीं छुपा सका। जब उसने जू मोयो के इंटरेस्ट के बीच रुकावट डाली, उसने बिना मर्सी के अटैक किया। आखिर शेंदाई उसका सिर्फ एक पॉन ही तो था। पर इस डिस्पेयर से बाहर निकल के वो प्लान करने लगा, कूल लॉजिक के साथ। शायद अगर मैं उसकी बात मान लूं तो वो ये टॉर्चर खत्म हो सकता है। लेकिन एक चीज थी जो वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकता था, अपना बच्चा। उसने अपने आप से 1000 बार बात की, फ्यूचर का सोचा, प्रैक्टिकल ऑप्शंस गिनाए, लेकिन फिर भी उसके दिल की आवाज एक ही चीज कह रही थी, मुझे अपना बच्चा बचाना है। चाहे ये माँ की वजह से हो या असली फीडिंग की वजह से, पर ये एक ही सच था जो वो जानता था। अब सिर्फ एक ही सवाल था, कैसे? घर पर गार्ड्स थे, सर्वेंट्स थे, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, जाने का कोई रास्ता नहीं। शाम के वक्त आंटी लैन खाना लेकर आई। शेंदाई सोफे पर ही बैठा था, घुटने सीने से लगा के ब्लैंक स्टेयर के साथ। आंटी लैन ने उसका अनटच्ड लंच देखा और कहा, अदाई थोड़ा सा तो खा लो। उसने सर हिलाया, हाँ फिर ना, जिसे कुछ सुना ही नहीं। आंटी लैन जेंटली बोली, अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही, बच्चा तो भूखा होगा ना।
शेनदाई ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो सिर्फ 3 हफ्ते का ही है, उसमें भूख लगने का मैकेनिज्म नहीं होता। वैसे भी उसे तो जल्दी रहेगा भी नहीं ना। आंटी लैन रुकी, कुछ कहना चाहा, पर फिर चुप रह गईं, सिर्फ एक गहरी साय के साथ पलट गईं। शेनदाई अपनी लिमिट से बहुत आगे निकल चुका था और वो जानता था कोई उसकी मदद नहीं करेगा। फिर भी उसने वीकली, क्वाइटली, उस छोटी सी होप के साथ आंटी लैन से पूछा, आंटी लैन, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहता हूँ, क्या ये नॉर्मल है? शेनदाई हर वक्त अपने फैसले पे सवाल उठाता और हर वक्त वही फैसले दोबारा भी ले लेता। इतना कॉन्ट्राडिक्शन था, जैसे उसका हर डिसीजंस उसका दिल तोड़ रहा हो। वो बिखरता जा रहा था धीरे धीरे। आंटी लैन उसके सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर बेपनाह उदासी देखकर उसे पहला दिन याद आया। इतना जेंटल, इतना कल्चर्ड लड़का एक नजर में प्यारा लगने लगा था, और अब देखो क्या हाल हो गया है इसका। वो हल्की सी आवाज में बोली, इट्स नॉर्मल, ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट है। फिर धीरे से वो ये भी जोड़ दिया उन्होंने, पर तुम अभी जवान हो, ये बच्चा तुम्हारी पूरी जिंदगी को रोक देगा। शेनदाई ने उन्हें एक फोर्स स्माइल दिया, बोला, आई नो। उसने अपना सर उठाया और बहुत ही सॉफ्ट, ऑलमोस्ट होपलेस टोन में कहा, आंटी लैन, क्या आप मुझे जाने दे सकती हो? उसके वर्ड्स एक लास्ट स्ट्रगल थे, एक ड्राउनिंग मैन का फाइनल रीच टुवर्ड्स द सरफेस। आंटी लैन की आंखों में आंसू आ गए। बोली, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। साइलेंस। शेनदाई ने बस हाँ में सर हिला दिया। बस एक ही चांस बचा है, हॉस्पिटल जाते वक्त भागना। एक ही गोल था, जू मोयो से दूर भागना, उस इंसान से दूर जो उसके बच्चे को मारना चाहता था। कब नींद में गया उसे खुद भी नहीं पता चला, पर उठाया एक हल्की सी हलचल ने। आंखें मलते हुए वो बेड पर ही बैठ गया और उसके सामने एक पावरफुल प्रेजेंस खड़ी थी, मिसेस जू। पहले तो सिर्फ वो उनसे 2 ही बार मिला था। वो उसे हमेशा एक क्लासी और परफेक्ट मैनिक्विन जैसी लगती थी, जिसे कोई हाई एंड ज्वेलरी शोरूम का मॉडल। पर आज वो जिंदा लग रही थी। आंखों में अर्जेंसी, चेहरे पर स्ट्रेस। उनके पीछे थे अंकल हैंग, स्ट्रेस्ड आउट, और जू मोयू का बॉडीगार्ड, विजिबली पैनिक्ड। शेनदाई की नींद 1 सेकंड में उड़ गई। ये चाहोस उसके दिमाग को और कंफ्यूज कर रहा था। मिसेस जू ने उस पर एक नजर डाली और शार्पली बोला, 15 मिनट, हेल्प करो उसका सूटकेस पैक करने में। आंटी लैन तुरंत अलमारी की तरफ भागी और बिना टाइम वेस्ट किए उसकी पैकिंग शुरू कर दी। अंकल हैंग थोड़े हेसिटेंट टोन में बोले, मैडम। मिसेस जू सीधा बोली, चुप रहो, अगर किसी ने एक कॉल भी किया तो अपना सामान बांधो और निकल जाओ। उनका टोन स्ट्रिक्ट था, पर चेहरे पर टेंशन भी क्लियर थी। शेनदाई फाइनली समझा, वक्त आ गया था। वो तुरंत बेड से कूदा और अपने सबसे जरूरी चीजें पैक करने लगा। कहाँ जा रहा हूँ ये मैटर नहीं करता, बस ये जगह छोड़नी है। उसके पास कुछ खास था भी नहीं। जो कुछ उसे मिला था वो टेम्पररी था। उसका लैपटॉप, थोड़े कपड़े और वो खुद, सब कुछ जल्दी पैक हो गया। वार्डरोब के कवर के पीछे आंटी लैन ने विस्पर करते हुए कहा, अदाई, यंग मास्टर को मत ब्लेम करना, उसे सब कुछ ऐसे ही सिखाया गया है। बस प्यार क्या होता है ये कभी किसी ने उसे नहीं सिखाया। अपना ध्यान रखना तुम। शेनदाई का दिल फट गया। उसने चोकिंग सी वॉइस में जवाब दिया, आंटी लैन, थैंक यू। वो समझ गया था ये सब मिसेस कू को बताने वाली वही थी। उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना रिटायरमेंट, अपनी लॉयल्टी, सब कुछ, सिर्फ एक रीजन के लिए, काइंडनेस। शेनदाई ने अपना सूटकेस उठाया और क्वाइटली मिसेस जू की कार में बैठ गया। जब तक गाड़ी ने जू रेसिडेंस का गेट क्रॉस नहीं किया, उसकी सांस ही नहीं निकल रही थी। उसके लंग्स टाइट थे, उसका चेस्ट हैवी, एंड देन डीप एक्सहेल। थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ही ईज मिली थी। मिसेस जू ने उसकी तरफ देखा, बोली, तुम्हें आंटी लैन को थैंक्स कहना चाहिए, वो वैसे भी रिटायर होने वाली थी।
शेंदाई की आवाज फिर से भर गई। बोला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसका गला फिर से रुक गया था। ये ग्रैटिट्यूड था जो वर्ड्स में नहीं आ रहा था। मिसेस जू ने उससे सीधा पूछा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों ले जा रही हूँ? शेंदाई ने धीरे से जवाब दिया, जू मोयो ने बताया था आपको एक बीटा डॉटर को अबॉर्ट करना पड़ा था जू मोयो से पहले। मिसेस जू थोड़ा सरप्राइज थी। उसने ये तुम्हें कहा? हाँ। कुछ सेकेंड्स के लिए साइलेंस छाया रहा। फिर मिसेस जू बोली, तो शायद तुम उसके लिए कुछ मायने रखते हो। शेंदाई चुप रहा। वो उसकी माँ के सामने अपने अल्फा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता था। मिसेस जू की आवाज में कोई इमोशन नहीं थी, पर उनके वर्ड्स का वेट बहुत ज्यादा था। वो बोली, मैं हमेशा से पछताती हूँ कि उस वक्त इतनी वीक क्यों थी। अगर उस बच्ची को पैदा कर लेती तो इतने गिल्ट के साथ जिंदगी नहीं जीनी पड़ती और मैं अपने बेटे से फ्रीली प्यार भी कर पाती। ये गिल्ट सालों से उनके अंदर छुपा था। विंड और फ्रॉस्ट ने उनके इमोशंस को फ्रीज सा कर दिया था। शेंदाई धीरे से बोला, मैं अब समझ गया हूँ जो बातें आपने पहले कही थी कि हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं और मैं कभी उस दुनिया का हिस्सा भी नहीं बन सकता। मिसेस जू थोड़ा रुकी और उन्होंने कामली पूछा, तो अब क्या करने का प्लान है तुम्हारा? शेंदाई ने फाइनली अपना दिल खोलते हुए बोला, मैं बस एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ सेटल हो सकूं। जब बच्चा पैदा हो जाए तो मैं तुरंत मार खटा दूंगा। और फिर एकदम से जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने जल्दी से ऐड किया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कभी इस बच्चे को जू फैमिली के अगेंस्ट यूज नहीं करूंगा। मैं काफी कैपेबल हूँ और मेरे पास कुछ सेविंग्स भी हैं। उसके टोन में डिटर्मिनेशन था। उसे पता था कि स्टारशिप कॉर्पोरेशन वाली जॉब तो गई ही समझो, लेकिन उसके पास रिज्यूमे था, स्किल्स थे और हिम्मत भी। पर यह भी सच था कि वो अपने प्रोफेसर को डिसअपॉइंट कर रहा था। जो सपने उन्होंने उसके लिए देखे थे वो अब सब अधूरे ही रह गए। फिर भी यही एक रास्ता बचा था अब उसके लिए। मिसेस जू ने थोड़ा नरम टोन में उससे कहा, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करती हूँ और वैसे भी मैं ये सब अपने लिए नहीं, अपने पछतावे के लिए कर रही हूँ। और ये बच्चा मेरा भी तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है। शेंदाई ने थोड़ी क्रैक होती वॉइस में कहा, थैंक यू। बट फिर मिसेस जू ने उसे एक हार्ड ट्रुथ सुनाया। बोली, पर एक बात मुझे तुमसे पहले ही बतानी होगी। तुम्हें पता तो होगा ओमेगा को प्रेगनेंसी के दौरान अल्फा के फेरामोन्स की जरूरत होती है और अगर वो नहीं मिलते तो बच्चे का डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। कंजेटिनल डिसीजेस या डिसेबिलिटी तक हो सकती है। शेंदाई ने तुरंत बोला, जीन नॉकआउट अल्फा फेरामोन्स का यूज नहीं हो सकता क्या? मिसेस जू का एक्सप्रेशन टेंस हो गया। बोली, वो होते हैं, लेकिन तुम्हारा बच्चा एक एस लेवल अल्फा का है। अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर सका कि जीन नॉकआउट या सिंथेटिक फेरामोन्स इतने स्ट्रॉन्ग एस क्लास फेरामोन्स को रिप्लेस कर भी सकते हैं या नहीं। इसका आंसर सिर्फ एक डॉक्टर ही दे सकता है। शेंदाई एकदम शॉक में चला गया। बस अभी तो उसने डिसाइड किया था कि बच्चा रखना है और अब सब कुछ फिर से अनसर्टेन हो गया। अगर जू मोयो के फेरामोन्स के बिना प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है तो क्या मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा? मिसेस जू ने उसे सॉफ्टली बताया, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। तुम्हारा मन तैयार होना चाहिए। कार में फिर साइलेंस छा गया और फिर एक फोन की रिंग बजी। मिसेस जू ने अपना फोन उठाया। उन्होंने स्क्रीन को कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर हेसिटेट करते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो। शेंदाई को बस जू मोयो की सरप्राइज गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वो फुल सेंटेंसेस सुन नहीं पाया, पर फ्रैगमेंट से मीनिंग समझ गया। मुझे ये सब कहने का कोई मतलब नहीं। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। रिवेंज? नहीं, मैं तो जू फैमिली के लिए पुण्य कमा रही हूँ। मिसेस जू का टोन पूरे वक्त काम था, जैसे वो किसी स्टॉर्म के बीच में स्टोन बन के खड़ी हो।
कॉल कट होने के बाद शेंदाई उनकी तरफ एंग्शियस नजर से देखता रहा। मिसेस जू बोली, मुझे लगा नहीं था कि आज उसके पास टाइम होगा। शेंदाई चुप रहा। तब मिसेस जू ने सीधा ही बोल दिया, आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी है, मुझे भी वहां जाना होगा। शेंदाई का चेहरा एकदम वाइट पड़ गया। उसका सांस फिर से रुक गया और दिल से दर्द का एक और टाइट उठा। तो उस दिन जहां मेरा पूरा एग्जिस्टेंस टूट रहा था, उस दिन उसकी लाइफ में सेलिब्रेशन चल रही थी। वो दर्द अब जिंदगी भर का दर्द बन गया था। ऐसी चोट जो रातों में जगाएगी, सुबह तक रुलाएगी और बीच बीच में यादों के थ्रू फिर से ले जाएगी उस अंधेरों में। हे गाइस, आज यहाँ ना बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत मुश्किल हुई मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो अगर बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहे हो तो प्लीज माफ कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो बाय बाय।